लाइन ऑफ कंट्रोल से दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास नाज़रीन। आज हम भिंबर सेक्टर के इलाके चाही में मौजूद हैं। ये समानी तहसील का एक गांव है और ये एरिया गुज़िश्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा भारतीय फोर्सेस की शेलिंग से मुतासर हुआ है। आज के शो में हम आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पे जो आम शहरी हैं उनके घरों को भारतीय फोर्सेस ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। आज के शो में हम आपको यहाँ पे भिंबर सेक्टर में सेहत की सहूलियात से मुतालिक भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे और आज के शो में हम आपको आगे चल के बताएंगे कि यहाँ पे लोगों की नकल मकानी जो हो रही है उन्हें हुकूमत ने कितना फैसिलिटेट किया है। चूँकि हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म की लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। कई लोग हैं जो कि सहूलियात ना मिलने की वजह से अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं। तो हम आपको आज इस शो में सबसे पहले बताते हैं चाही के इस इलाके में आपको बताएं कि ये वो घर है जो कि गुज़िश्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से। और घर के मकीन जहाँ पर मौजूद हैं, जो इनका नुकसान हुआ, अपना सामान जो कीमती था वो घर से निकाल रहे हैं। यकीनन काफ़ी ज़्यादा ये अफसोसनाक सूरत हाल है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है ये घर जो कि इनका तबाह हो गया और हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। भारतीय फोर्सेस ने यहाँ पे गोलाबारी की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका ये घर था, तबाह हो गया, अभी आप सामान वगैरह निकाल रहे हैं। वो हमारे बेटे पूछो, ये तस्वीर भी आपने किसी की उठा रखी है, सामान वगैरह अपना निकाल रहे हैं। ये समान सारा इत्थी जमा सी असां चले गए अगले दिन ते गोले पड़े सुबह तो सारा कुछ तबाह हो गया। असां इतनी चीज़ भी नहीं इत्थों ही निकल गए। अपनी साड़ी भैन है उसको चले गए हैं, राती भी फैर होना, अगले दिन गोले पे सुबह चले शामी चले गए तो मुड़ गए असां राती पहुँचे, सुबह असां सुनिया सारा घर तबाह हो गया। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल होती है। आपका घर है, आपका कीमती सामान है, सारी ज़िंदगी की आपकी जमा पूंजी होती है जो ये तबाह हो गई इसमें। हाँ जी, सब कुछ माड़ा इतनी सी मैं बहुत सामान बनाया से, कमरे परे सन समान ना, एक बिस्तरा भी नहीं बच्चों वास्ते खड़िया, सब कुछ इतनी तबाह हो गया। यक लख्त एक चंद सेकंड्स के अंदर ये मलिया मेट हो गया, इनका घर जो है तबाह बर्बाद हो गया, सारा कीमती सामान बिखरा पड़ा है। आज यहाँ पे ये मौजूद हैं, इस घर के रिहायशी अपना सामान उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, देखने के लिए कि शायद कोई चीज़ ऐसी हो जो कि यहाँ पे महफूज हो, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो काबिल इस्तेमाल हो। यहाँ पे इनका अनाज था इस तरफ, इसमें ये भी आप देखें ये जल गया सारा और इसके साथ दीगर इनका सामान था। ये बर्तन थे यहाँ पे सब टूट फूट गया, बिस्तर थे सब तबाह हो गए, कपड़े थे, सारा कुछ इनका तबाह हो गया। और बड़ा एक ये वाकई मुश्किल सूरत हाल है इनके लिए। इस सूरत हाल में जो है अब यहाँ पे अपना ये सामान वगैरह देखने आए हैं सारा। जी भाई, कितना नुकसान हुआ आपका? ज़रा आपका तो सारा घर ही, पूरा घर ही आपका चला गया इसमें। ये कम से कम भाई 15-20 लाख का सामान था। सारी ज़िंदगी की वालिदैन की जो जमा किया हुआ था सामान था वो था इसमें सारा। तो बस अभी गोलाबारी की वजह से ये तबाह हो गया है जी। तो ये आपके सामने सब कुछ जो है। आप नकल मकानी कर गए थे गालिबन यहाँ से, पहले कहाँ गए थे, आप शिफ्ट हुए थे? जी हम इधर से भिंबर चले गए थे, एक दिन पहले तकरीबन हम भिंबर इधर से चले गए थे। उधर घर हैं रिश्तेदार वगैरह, इधर फूफो हैं, उनके घर चले गए थे। तो सुबह ये वाक़या हुआ है जी। तो कोई चीज़ बची इसमें? हमें जो देख रहे हैं बज़ाहिर आपकी कोई चीज़ इसमें, अभी तो आप देख रहे हैं अपने सामान में से शायद कोई चीज़ आपकी बच गई हो जो आप आगे जाके इस्तेमाल कर सकें। जी वो देख तो हम रहे हैं लेकिन ऐसा कोई बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो बचा हो। आपके सामने सब कुछ टूट फूट गया, जो बचा वो जल गया सब कुछ। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिल इस्तेमाल हो। सारा सामान तबाह हो गया इनका, सारी ज़िंदगी की, जिस हमने पहले भी जिक्र किया आपने कि इनकी जितनी चीज़ें थी कोई चीज़ में बची नहीं। आज ये देख रहे हैं इस मलबे के ढेर में, देख रहे हैं कि शायद कोई चीज़ ऐसी हो जो काबिल इस्तेमाल हो। चूँकि इनका ये कहना है कि घर के रिहायशियों का कि यहाँ से जब ये गए तो अपने साथ ये कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर नहीं गए। हर तरफ मलबे के ढेर हैं और बैक वक्त बताया जा रहा है कि कई मोटर गोले फायर किए गए भारतीय फोर्सेस की जानिब से, जिसकी वजह से इनका ये सारा ये घर तबाह हो गया। गली में दीगर घरों पर भी गोले बरसाए गए हैं भारतीय फोर्सेस की जानिब से। और हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि ये किस जानिब से जो आए, ये गोले आए। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं मेरे बिल्कुल राइट साइड पे, ये एरिया जो है यहाँ पे पाक फौज की जो फ्रंट हमारी जो पोस्टें हैं और सामने बिल्कुल आगे कॉर्नर पे बिल्कुल सबसे आखिर पे आप जो जंगल देख रहे हैं, यहाँ पे भारतीय फोर्सेस की पोस्टें हैं। वहाँ से ये फायर आता है और दाएं जानिब आपको मैं दिखाऊं, पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, सामने बिल्कुल ऊपर जो आप जंगल देख रहे हैं, पीछे पहाड़ी है,
ये इस पहाड़ी पे भारतीय फोर्सेस की पोस्टें हैं, जबकि ये सामने वाला जो पहाड़ है इस पे पाक फ़ौज की जो फ्रंट डिफेंस पोस्ट हैं। और दुश्मन की जानिब से जब फायर किया गया तो पाक फ़ौज की जानिब से जो यहाँ के रहायशियों का कहना है कि ज़बरदस्त तरीके से इंगेज किया गया दुश्मन को। लेकिन ये घर जो हैं इन पर मासूम शहरी हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात की जानिब जा चुके हैं। ये देखें, ये घर तबाह हो गया। इस घर में आप देखें ये ताले पड़े हैं, लोग अपने घर बार बंद करके यहाँ से चले गए हैं पीछे जो महफूज मकामात हैं। ये नीचे माल मवेशी वगैरह यहाँ बंधे होते थे। ये एरिया भी डैमेज हुआ है, यहाँ पर भी शेल गिरा है। ये भी आप सामने देखते हैं कि तबाही के आसार यहाँ पे बड़े वाज़े हैं। माल मवेशी वगैरह भी इनके यहाँ पे थे। ज़मींदारी का ये लोग काम करते थे। बड़ी मुश्किल सूरत हाल में पाई पाई करके लोग जोड़ते हैं, घर बनाते हैं जो उनके सर पे साहिबान होता है, लेकिन वो चंद लम्हों में तबाह हो गया। सिर्फ ये नहीं, आगे चल के हम आपको दिखाते हैं मज़ीद इसी गली के अंदर मज़ीद भी मोटर गोले फायर किए गए। क्योंकि ये सारी जो लोकेलिटी है, जो सारी आबादी है, ये लोग अब यहाँ से नकल मकानी कर गए हुए, लेकिन घर इनके यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी घर यहाँ पर मौजूद हैं और ये उम्मीद अभी भी इनकी है, बाकी है कि शायद कल को जब हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो ये लोग यहाँ पे वापस लौट आएंगे। इसी वजह से ये अपना सामान भी नहीं लेकर गए। ये एक और घर है दूसरा, इस पर भी यहाँ पर ताले पड़े हैं। और ये जो घर है इसका हम आपको दिखाएं, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल सामने से मोटर्स फायर होते हैं। ये देखें आप, ये इसकी खिड़की पे ये मोटर गोला फायर किया गया है। ये ऊपर ये विंडो को इसने डैमेज किया है बहुत बुरी तरह से। और लकीली इस घर के अंदर भी कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान से बच गए। ये दीवार के अंदर भी एक शेल आके लगा है। ये दीवार में भी आप देखें सुराख हुआ है। तो अब ये आबादी जो है ये तकरीबन ये इलाका जो है ये सारा ये रिहाइश के काबिल नहीं रहा, चूँकि ये आबादी सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा भारतीय फोर्सेस ने इस एरिया को टारगेट किया है, जिसकी वजह से अब ये लोग यहाँ से महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। और ये भी आपको बताएं कि इन लोगों का ये कहना है कि इन्हें फैसिलिटेट नहीं किया गया किसी भी किस्म की, ना इन्हें माली इमदाद दी गई है, ना इनके लिए पीछे कोई महफूज मकामात पे कोई टेंट विलेजेस कायम किए गए हैं जहाँ ये लोग नकल मकानी करके जाएं, वहाँ पे इनकी आबादकारी हो। तो स्टेट की जानिब से किसी किस्म की कोई इनकी इमदाद नहीं की जा रही। तो इनका मुतालबा भी अभी यही है। हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं कि स्टेट फौरी तौर पर सामने आए और इन लोगों को महफूज मकामात बनाकर दिए जाए, इनको रिहाइश के लिए कॉलोनीज़ बनाकर दी जाए, कोई टेंट विलेज कायम किया जाए इमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर, ताकि ये लोग, कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जैसे कि हमने आपको बताएं कि जो अभी नहीं जा सके, जो लोग गरीब हैं, जो पीछे नहीं, जिनका कोई रिश्तेदार पीछे महफूज जगहों पर नहीं है, या फिर जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते पीछे जाकर, तो वो लोग यहाँ से नकल मकानी करके नहीं गए। वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरों में डाल के, चूँकि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो इसलिए रियासत को यहाँ पे अब सामने आना चाहिए, यहाँ की आज़ाद कश्मीर हुकूमत को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि यहाँ पे लोगों को कॉलोनीज़ बनाकर दी जाएँ, यहाँ पे उनको टेंट विलेजेस कायम किए जाए हंगामी बुनियादों पर। तहसील हेडक्वार्टर समानी का ये अस्पताल है और इस हॉस्पिटल के अंदर जो THQ है, इसमें ज़ख्मियों को फौरी तौर पर लाया जाता है। बेसिकली तो बेसिक हेल्थ यूनिट भी मुख्तलिफ मकामात पर हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ शायद वहाँ पर नहीं कि ज़ख्मी जो होते हैं भिंबर सेक्टर में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, उन ज़ख्मियों को फौरी तौर पर यहाँ THQ समानी में लाया जाता है। यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ अगर उनकी ट्रीटमेंट ना हो सके तो यहाँ से फिर उन्हें मुंतकिल किया जाता है आगे मज़ीद जगहों पर। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तबस्सुम साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पे कितने ज़ख्मी आए हैं हालिया कशीदगी के दौरान, और कोई डेथ्स भी क्या हुई, शहादतें भी हुई? इस वक्त तक 9 ज़ख्मी आए हैं और 2-3 जो हैं वो शहीद हुए हैं लोग, और उनमें से जो कुछ तो मामूली ज़ख्मी थे और उनमें से 3 सीरियस थे जिनको हमने आगे रेफ़र किया। सीरियस किस तरह की इंजरीज थी? हाँ, वो उनको मतलब स्प्लिंटर इंजरीज होती हैं बेसिकली। एक हेड इंजरी का केस था और एक की जो है टांग एम्पुटेशन हुई। ये है नाजरीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है समानी का। ये बिल्डिंग तो यहाँ पर खड़ी है, और लेकिन अभी तक जो है ये रूरल हेल्थ सेंटर का इसके पास दर्जा है। इस अस्पताल के पास ये फुली जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, इसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया जा सका आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से। 10 साल पहले इसका ऐलान हुआ था। यहाँ पे इस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का बिल्डिंग खड़ी हो गई
5 साल लगा के आज से 4-5 साल पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जो फाइलें हैं वो सदखानों में पड़ी हैं। अभी तक जो है इसकी मंजूरी नहीं हो सकी कि इसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इसको डिक्लेयर किया जा सकता। तो यहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटी जो सहूलियात हैं वो ज़ख्मियों के लिए, यहाँ के मरीज़ों के लिए आमतौर पर भी उनके लिए बढ़ सकती थी, लेकिन आजकल के दिनों में इस अस्पताल की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चूँकि ये सामने जो एरिया है सारा, इसमें LOC के साथ मुत्तसिल ये अस्पताल है, तो ये पहली ये फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी जो कि LOC के करीब तरीन है। तो यहाँ पे जो है सहूलियात होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बता रहे हैं कि कुछ एम्बुलेंसेज यहाँ पे आई हैं, कुछ डॉक्टर्स को भी, सर्जन को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन यहाँ पे जब तक इसे फुल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा नहीं दिया जाता तो यहाँ पे उस तरह से ये एड्रेस नहीं कर पाएगा ये अस्पताल मुकामी अफराद की ज़रूरियात को, जब तक इसे नोटिफाई नहीं किया जाता। तो यहाँ के मुकामी अफराद का ये मुतालबा है कि इस अस्पताल को नोटिफाई किया जाए और साथ साथ यहाँ पे फुली स्टाफ यहाँ पे तैनात किया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो स्टाफ है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक रूरल हेल्थ सेंटर के लेवल की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। बिल्डिंग तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लेवल की बन गई है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से यहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग की वजह से जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और गोलाबारी की वजह से तालीम का सिलसिला बुरी तरह से मुतासर हुआ है। वो स्कूल, वो तालीमी इदारे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ ही वाक़ हैं, वो तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं, क्योंकि कई स्कूलों पर भी भारतीय फोर्सेस की जानिब से गोले बरसाए गए हैं, स्कूलों पर भी अटैक हुए हैं। हमने देखा बंडाला के करीब एक स्कूल था जिस पे भारतीय फोर्सेस ने आज से कुछ रोज़ पहले गोले बरसाए। जब तालीमी सिलसिला वहाँ पर जारी था, बच्चे जो है वो महफूज रह चुके, दरख्त के ऊपर ही गोला फट गया था, शेल फट गया था। ये जो स्कूल जहाँ में मौजूद हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर दूर है, निस्बतन ये इलाका महफूज है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी शेलिंग होती है कभी कभार, लेकिन कम होती है। कई यहाँ पे बच्चे हैं ऐसे हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो स्कूल्स थे वहाँ से नकल मकानी करके फैमिलीज़ पीछे आई, तो उनके बच्चे भी इस स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। तो कुछ बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं शेलिंग के बारे में, चूँकि गोलाबारी जब होती है तो उससे सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका खौफ होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ होती है। तो आए कुछ बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, और कई बच्चे हैं जो कि वहाँ गोलाबारी हुई तो उन्होंने किस तरह के मनाजिर देखे। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला महबूब। अच्छा अब्दुल्ला, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। अच्छा, आप कौन सा इलाका है आपका? मंडाला। मंडाला तो बिल्कुल LOC पे, वहाँ तो स्कूल वगैरह आपका बंद हो गया, गोलाबारी हुई क्या वहाँ पे? हाँ, गोलाबारी हुई तो सब बंदे डर गए, तो वहाँ हमने, मेरे अंदर शौक़ था कि मैं बड़ा होकर फ़ौजी अफीसर बनूंगा और इन इंडिया वालों को ख़त्म कर दूंगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला की आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, बच्चा यहाँ का वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, वो डेडिकेटेड है कि वो अपने इस वतन का दिफा करेगा। कुछ बच्चों से मजीद भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 2। अच्छा, आपकी इधर जब गोलाबारी होती है तो आती हैं आवाज़ें उसकी? यस सर। क्या डर नहीं लगता? डर लगता है। अच्छा, तो आप स्कूल आते हो फिर भी माशाल्लाह से, आप पढ़ना चाहते हो आगे? सर पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, क्या बनना है बड़े हो के आपने? सर जहाज़ चलाना है। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है। इमरा जो है ये भी यहाँ की रिहायशी है और इनका कहना है कि गोलाबारी से इनको भी डालो। जब गोले बरसते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? डर लगता है क्या? घरों में चले जाते हैं, क्या करते हैं? सर घर में चले। सही है। ये आपने सुनी गुफ्तगू कुछ बच्चों की। कुछ टीचर से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बच्चे इसमें कितने हैं ऐसे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से नकल मकानी करके पीछे आए हैं, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? 5 से तादाद इनकी ज़्यादा है जो नकल मकानी करके इधर पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर मुतासर हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इसके साथ साथ जो है ना इनके अंदर शौक़ है कि गयूर कौम है ये। जस्ट जी, आप क्या कहेंगी बच्चों के बारे में? बताया इन्होंने कि गयूर कौम है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वतन का दिफा करना चाहते हैं, बड़े होकर जिस तरह एक बच्चे ने बात की कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं। जी, तकरीबन बच्चे यही शौक़ रखते हैं कि वो आर्मी में ही जाएंगे। बच्चों की तालीम जो है जब गोलाबारी होती है तो यहाँ भी उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, तो किस तरह की कैफियत होती है आप लोगों की या बच्चों की? नहीं, यहाँ पे आवाज़ आती है मगर हम लोग छुट्टी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सेफ़ है थोड़ा सा। आपने सुनी गुफ्तगू कुछ टीचर्स की भी, बच्चों की आपने गुफ्तगू सुनी, किस तरह का इन लोगों की डेडिकेशन है, इनका आपने मोराल देखा, इनका आपने अज़्म देखा। निडर कौम है ये, बहादुर कौम है और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा
डिटर्मिन्ड हैं कि अब बड़े होके वतन का दिफा करेंगे और कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात पैदा हो जाए, तालीम नहीं छोड़ेंगे, चूँकि तालीम का दामन जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। तालीम हासिल करेंगे, बड़े होकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे, मुल्क का दिफा करेंगे। भारतीय गोलाबारी और फायरिंग से जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी जानी नुकसान हुआ है, वहीं जंगलात में काफ़ी ज़्यादा आग लगी है। जंगलात काफ़ी ज़्यादा जले हैं भारतीय गोलाबारी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिंबर के नवाही इलाके ब्रोच सेक्टर में मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी भारी जानी नुकसान हुआ था गुज़श्ता हफ्ते, लेकिन भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग की वजह से आप देख सकते हैं ये जंगल सारा जल गया है। जंगल में कई कीमती दरख्त यहाँ पर जले हैं, ये पाइन ट्रीज हैं, ये मुतासिर हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये चारा है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं जला हुआ सारा ये राख देख रहे हैं, ये चारा होता है। यहाँ जो लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, माल मवेशी उनके होते हैं, वो ये उनकी चरागाहें भी होती हैं। साथ साथ घास फूस जो है ये चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है मवेशियों के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, ये जंगलात जल गए हैं। एक मुकामी रहायशी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। ये चारा वगैरह होता है, ये मवेशियों का ये जल गया? माल मवेशियों का बहुत नुकसान हो गया। उस तो बाद जनाब इधर गोलाबारी से मेरे मकान डैमेज हो गए। इधर जो जंगल सी सारा तबाह हो गया, बहुत खूबसूरत जंगल सी। ये बरतानी के जनाब जंग के लिए गोलाबारी बहुत हुई है, इस वजह से जनाब सारा जंगल तबाह हो गया। उस तो बाद जनाब बहुत बड़ा नुकसान होया। ये बहुत पहाड़ी है जिसने से असी उत्ते रहते हैं। ठीक है, ये एक काफ़ी ऊंची पहाड़ी है जहाँ हम चढ़ के पहुँचे हैं। एक और मुकामी रहायशी हैं जो कि अपने साथ उनके माल मवेशी भी हैं, चूँकि ज़्यादा लोग यहाँ माल मवेशी पालते हैं अपने रोज़गार के लिए या दूध वगैरह के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जंगल जो है ये आग वगैरह लग गई सारी, चारा वगैरह आपका मुतासर हो गया माल मवेशियों? जी हाँ, ये इंडिया की गोलाबारी की वजह से हम बहुत मुतासर हुए हैं। इसकी वजह से हमारे 2 बच्चे भी शहीद हुए हैं, हमारे जानवर भी मुतासर हुए हैं। ये देखो कि हमारा चारा भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम तकरीबन तमाम इस इलाके में जितने भी आदमी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, कोई मीरपुर, कोई भिंबर, कोई किधर रह रहा है। हमारे लिए इस वक्त बहुत मुश्किलात है। तो नकल मकानी भी कुछ लोगों ने की, काफ़ी ज़्यादा माल मवेशियों को ले गए। भी नकल मकानी की है और अभी मुश्किल है इंडिया की वजह से गोलाबारी। देखा एक गुफ्तगू सुनी आपने मुकामी रहायशी की, जिनका कहना है कि उनका जानी नुकसान भी हुआ, उनके घर तबाह किए गए। अब जो उनके माल मवेशी थे, उनका चारा था, माल मवेशी भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए हैं भारतीय फायरिंग से। और इनका जो हलाक हुए काफ़ी बड़ी तादाद में माल मवेशी भी, जिनसे इन लोगों जो ये लोग हैं इनसे अपनी खुराक, दूध वगैरह या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करते हैं। और चारा जो है मवेशियों का वो भी जला दिया गया भारतीय फायरिंग से। हम ये मौजूद हैं, ये ब्रो का एक ऊपर एक पहाड़ी है, ये यहाँ पर हम इस वक्त आए हैं। डॉन न्यूज़ की टीम पहुँची है। तो सिर्फ वाहिद डॉन न्यूज़ वो चैनल है जो कि फ्रंट लाइन पर आया है, आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा है। और हम आगे चलकर भी आपको मज़ीद लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ब्रो सेक्टर में मैं मौजूद हूँ और ब्रो सेक्टर का एक खंबा यूनियन काउंसिल है ये। यहाँ पे लोगों के पास सहूलियात नहीं है। यहाँ पे 4 बच्चे शहीद हुए गुज़श्ता हफ्ते, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से जो बच्चे ज़ख्मी हुए उन्हें मेडिकल यहाँ पे ट्रीटमेंट दी गई। यहाँ के रिहायशी से बात करते हैं जिनके कुछ नवासे थे, कुछ पोते थे जो शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। किस तरह से आपने बच्चों की ट्रीटमेंट कराई? जी सर, इस तरह गोलाबारी तो बहुत ज़्यादा हो रही, शदीद हो रही थी ना, तो हमारे पास यहाँ कोई सहूलत नहीं है, किसी हॉस्पिटल की या किसी डॉक्टर की बिल्कुल सहूलत नहीं है। हमारी फ़ौज है जो है उसके पास तो उस वक्त गोले पड़ रहे हैं, उधर कुधर लेकर जाएं। ना हमारे पास सड़क है और ना ही हमारे पास कोई एम्बुलेंस है, ना ही कोई डॉक्टर है। और डंगर डॉक्टर था उस बेचारा गरीब बहुत दूर से आया है, वो यूनियन काउंसिल का ही है, लेकिन वो आया, उसने वो टांके जो है बच्चे के पेट जो है आंदरें बाहर थी और उन्होंने टांके लगा कर थोड़ा जहा बंद किया पेट। तो हमारे पास ऐसी सहूलत नहीं है। खुदा रहा हम इस हुकूमत, दोनों हुकूमतों के, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी और पाकिस्तान हुकूमत को भी ये कहते हैं हम मर जाने वाले लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो है जिंदा लोगों, जो ज़ख्मी लोग हैं, इनके लिए सहूलत दे दें। मुझे बहुत शुक्रिया, आपने सुनी गुफ्तगू। इनका ये कहना है कि हैवानात का एक जो डॉक्टर था उसने बच्चों की यहाँ पे ट्रीटमेंट की जो ज़ख्मी हुए भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से। और इनका ये मुतालबा है कि यहाँ पे इन्हें सेहत की सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की जाएँ। और सड़कें यहाँ पे, चूँकि ये लोग बराह रास्त भारतीय फोर्सेस की शेलिंग की जद में हैं, इनका मुतालबा है कि यहाँ पे इनकी सड़कें इन्हें दी जाएँ, साथ सेहत की सहूलियात यहाँ पे फ्राहम की जाएँ।
तहसील हेडक्वार्टर समानी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर दाएं जाना मेरे लाइन ऑफ कंट्रोल है और इधर करीब ही भारतीय फोर्सेस की पोस्टें भी हैं जहाँ से फायर किया जाता है, गोले बरसाए जाते हैं यहाँ के रिहायशियों पे। और ये जो तहसील हेडक्वार्टर समानी का छोटा सा बाज़ार है, ये लोग यहीं पे आते हैं अपने मामूलात ज़िंदगी या फिर अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने के लिए। तो इस बाज़ार जो है ये भी महफूज नहीं है भारतीय फोर्सेस की शेलिंग से, गो कि ये 4 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, लेकिन ये एरिया भी भारतीय फोर्सेस की बराह रास्त शेलिंग की जद में रहता है। तो अब यहाँ के जो दुकानदार हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने कुछ स्पेशल अपने तौर पर इंतजामात किए हैं प्रोटेक्शन के लिए अपनी, चूँकि शेलिंग जब होती है तो गोला गिरने के बाद उसके जो पीसेज होते हैं, शटनल्स होते हैं, वो फैल जाते हैं हर तरफ और लोगों को ज़ख्मी करते हैं। कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं इस मार्केट के। तो ये लोगों ने, आप देख सकते हैं इंतजामात किस तरह के किए, कुछ सैंड बैग्स यहाँ पे रखे हैं मट्टी और रेत भर के इनके अंदर। और ये एक पुराना डीप फ्रीज़र है, इसके अंदर भी रेत भरी हुई है और इसे एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, रेत इसके अंदर भर के, ताकि जो शेल्स हैं वो अंदर ना जाएं या किसी को डैमेज ना करें यहाँ पे दुकानदारों को। और इस जानिब आपको मैं दिखाऊं, ये भी अपने तौर पर ही लोगों ने कुछ इंतजामात किए हैं। ये दुकानदार तो सामने बैठे हैं लेकिन इनको शेल्स से बचने के लिए देख सकते हैं आप, ये क्रेट्स के अंदर ये रेत ये भर के इन्होंने यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपनी हिफाजत के लिए ये इंतजामात किए हैं। तो ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स लोगों ने खुद से किए हैं। यहाँ पे इनको किसी किस्म की कोई इमदाद या कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई उस तरह से। तो ये लोग अपना, ताकि इनका मामूलात ज़िंदगी भी चलता रहे, रोज़गार भी इनका चलता रहे और ये मुतासिर ना हो भारतीय फोर्सेस की शेलिंग से। ये आप देख सकते हैं, ये एक मेन स्टोर है, जनरल स्टोर है। तो इन्होंने यहाँ पे सैंड बैग्स रख के खुद ही एक बंकर सा एक बनाया है और ये ढाल के तौर पे इसको इन्होंने सामने बनाया हुआ है, ताकि शेल्स अगर इस तरफ गिरें आके बैक साइड से तो ये इन्हें डैमेज ना करें। और ये जो दुकानदार हैं हमारे साथ, इस शॉप के जो मालिक हैं, ये पहले भी एक मरतबा गोलाबारी की जद में आ चुके हैं। इनकी टांग जो है वो ज़ख्मी हुई थी, ज़रा दिखाइएगा जी। ये देखिए टांग इनकी ज़ख्मी हुई थी, एक मरतबा पहले भी ये भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से शेल लगने से टांग इनकी ज़ख्मी हो चुकी है, ये माजूर भी हुई है टांग इनके। लेकिन ये अपनी दुकान यहाँ पे कर रहे हैं। अब इन्होंने इससे बचने के लिए, जिस तरह आपने बताया कि ये सैंड बैग्स रख के यहाँ पे एक ढाल से बनाई है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। आपका नाम सर? खालिद महमूद जी। खालिद महमूद साहब, ये कब आपको शेल लगा था पिछली मरतबा? 2002 में सर। 2002 में। तब से आपका ज़ख्म हमें अभी भी ये ठीक हो रहा है अभी जी, इस टाइम तक ज़ख्म नहीं ठीक रहा, बहुत इलाज करवाया, अभी इंशाल्लाह जारी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। 2002 से अब तक 14 साल हो गए, ये ज़ख्म ठीक नहीं हुआ। ऐसी शुगर की प्रॉब्लम हो गई है अभी, इस वजह से, ये मेडिसिन की वजह से साइड इन्फेक्शन हुई है, इस वजह से सारी ये मसला हो गया थोड़ा। मोस्टली हमने ये सुना है कि शेल लग जाए तो ये ज़ख्म ठीक कम ही होता है इसका, ये क्या केमिकल बताया जा रहा है कि वो होता है इसमें मोहलिक? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ये बहुत जहरीला होता है ना, इस जहरीला मादे की वजह से ये ठीक नहीं अभी तक हो रहा है, ये मसाइल बने हुए हैं। अल्लाह खैर करे, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं सर इंशाल्लाह। जिसे बताया इन्होंने खालिद महमूद साहब ने कि शेल लगता है तो मोस्टली लोग जो ज़ख्मी होते हैं शेल लगने से, वो उनमें कम ही लोग हैं वो ज़ख्म उनका ठीक होता है, ज़ख्म भरता है। तो आप दुकानदारी तब से आपने जारी रखी है ज़ख्मी होने के बावजूद? हमसे इंशाल्लाह रखेंगे, जारी रखेंगे, कोई मसला नहीं, हम इंशाल्लाह, हमारा जज्बा है और इंशाल्लाह हम साथ खड़े, कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जी, जज्बा इनका जो है वो बरकरार है। इनका कहना है कि दुकानदारी इस तरह से करते रहेंगे। इंतज़ामात अपने हिफाजती ज़रूर किए हैं इन्होंने यहाँ पर, और जिस तरह दिखाया गया हमने आपको कि ये शेल से खुद ज़ख्मी भी हुए हैं। एक और बात, यहाँ हम चूँकि तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, तो समानी तहसील में कई लोग ऐसे हैं जो कि नकल मकानी करके नीचे की तरफ आए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, फ्रंट से। तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं मिल रही सरकार की जानिब से, कि लोग यहाँ पे कोई कैंप्स बनते, लोग यहाँ पे नकल मकानी करके पीछे के महफूज मकामात पर आते हैं। लोगों से बात करते हैं कुछ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, बता रहे थे आप हमें कि यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं हुए लोगों की माइग्रेशन के लिए, नकल मकानी के लिए? हाँ जी, यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसे हमारे गरीब लोग हैं जो बिल्कुल LOC के साथ रहते हैं, उनकी ये सिचुएशन होती है कि वो माल मवेशी बेच के अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। वो लोग शहरों में जाके या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे वो महफूज हैं, वहाँ पे वो किराए पे मकान लें, उन लोगों के लिए ये अफोर्ड करना मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से लोग अपने घर बार नहीं छोड़ रहे और लोगों के मासूम बच्चे घरों पे मौजूद हैं, बीवियाँ मौजूद हैं, लोग बाहर निकालने से मजबूर हैं। ना ही यहाँ पे कोई कैंप का सिस्टम है, ना ही कोई इंतज़ामिया इस पर नोटिस ले रही है, ना ही कोई इस पर गवर्नमेंट नोटिस ले रही है, ठीक है। यदि
इंतज़ामिया जो है वो कैंप अगर इस्टेब्लिश करती है तो वो लोग जो कि किराए पे घर लेके रहना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी शायद वहाँ से नकल मकानी करके कैंपों में आ जाएं, आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग इजीली वो सरवाइव करके चले, गाड़ियों पे नहीं आ सकते, पैदल आ जाएंगे, कैंपों में रह लेंगे। ठीक है जी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? जिस तरह बताया भाई ने कि आगे जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो तो नकल मकानी करके किराए के घरों में चले गए, अपने रिश्तेदारों को चले गए, जो नहीं कर सकते वो मौजूद हैं वहाँ पे, जान उनकी ख़तरे में है अभी भी। तो कैंप्स वगैरह किसी किस्म का कहीं भी कोई कैंप नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल किसी किस्म का कोई कैंप नहीं। जो लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए हैं सब इसी तरह खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं आई। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके नुकसान हुए हैं, कोई किसी किस्म की हुकूमत ने बिल्कुल कोई भी नहीं ऐसा चेक का बोला कि चेक दे रहे हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं किसी किस्म के, जो नहीं, बिल्कुल कोई इमदाद भी नहीं दी गई। LOC पे रहने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल इस टाइम में ना, ये जो गरीब लोग हैं उनके ना बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा, और हुकूमत भी कोई नोटिस नहीं ले रही, इंतज़ामिया भी कोई भी ना होने के बराबर है यहाँ पे हुकूमत या नहीं। बिल्कुल, आपने सुनी गुफ्तगू यहाँ के तहसील हेडक्वार्टर में कुछ लोगों की, जिनका ये कहना है कि जो उन्हें फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए थी, चूँकि इस वक्त ये इलाका बहुत शदीद शेलिंग की जद में है भारतीय फोर्सेस की जानिब से, और लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो नकल मकानी करके यहाँ से महफूज मकामात की जानिब गए हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते नकल मकानी, वो अभी भी अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही। और यही मुतालबा है यहाँ के रिहायशियों का। भिंबर सेक्टर में काफ़ी ये तवील इलाका है, तकरीबन हम आपको ये बताएं कि 70 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है जो कि बराह रास्त भारतीय फोर्सेस की शेलिंग में है, और आबादी जो है वो 1.5 लाख से ऊपर बताई जाती है यहाँ की। लेकिन इस 1.5 लाख की आबादी जो कि बराह रास्त भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग की जद में है, इनके लिए कोई भी ना तो कैंप लगाया गया है, ना उनकी माइग्रेशन के लिए, ना उनकी नकल मकानी के लिए किसी किस्म के कोई इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरों में हैं। भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी और दरिंदगी से भिंबर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम बच्चे भी दरिंदगी से महफूज ना रहे भारतीय फोर्सेस की। और भिंबर सेक्टर में 4 बच्चे गुज़श्ता हफ्ते शहीद हुए थे भारतीय गोलाबारी से, जिनमें से 2 बच्चे जो है वो बड़ो का जो इलाका है यहाँ से उनका ताल्लुक था, और हम बड़ो में ही मौजूद हैं उस मुतासरा फैमिली के साथ, उनसे बात करते हैं। यकीनन इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, भारतीय फ़ौज का बहुत गोलाबारी, और हमारा बेटा जवान शहीद हो गया 17 साल का, और हमारी फ़ौज ने बहुत ही तावन किया हमारे साथ, और इंशाअल्लाह हम फ़ौज के साथ ही तावन करेंगे और डट कर दुश्मन के साथ मुकाबला करेंगे। किस तरह से बच्चा शहीद हुआ आपका? कहीं बाहर थे, क्या सूरत हाल क्या थी? जी, वो पहले कमरे में थे और फिर अचानक फायर होने से बच्चे घबरा कर बाहर निकल गए, और उनको जो है ना उसमें नुकसान हो गया बच्चे को दूसरा गोला आने से, और वो जो वहाँ ही जो है ना वो फौत हो गए। कितने गोले बरसाए के एक वक्त में? क्या ज़्यादा शेलिंग हैवी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, शदीद? हाँ जी, बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी। एकदम ही उन्होंने 5-6 गोले जो है ना वहाँ मारे हैं। बच्चे की वालदा से बात करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उन बच्चों के, शहीद बच्चों के बहन भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या बात करेंगी? आपका बेटा जवान साला शहीद हो गया। जी, मेरा बेटा 17 साल का शहीद हो चुका, गोलाबारी से दुकान से घर आ रहा था। फौज ने हमारे साथ बड़ा ही तावन किया, हम इधर ही रहेंगे। बच्चा याद आता है, क्यों नहीं आता? जवान बेटा चला जाए तो याद नहीं आता। क्या बच्चे की आपसे बातचीत हुई आखिरी? नहीं, बातचीत नहीं हुई, वहाँ पर ही शहीद हो चुका है, मौके पर ही। तो बाकी माओं को क्या पैगाम देंगी जो पाकिस्तान में दीगर माएँ हैं, जो और माएँ जो कि यहाँ पे रह रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? आपने अपने बेटा कुर्बान किया है इस वतन के ऊपर।
जी हम यही जवाब देंगे कि आज़ादी के लिए हम तैयार हैं और हमारे बाकी बेटे भी इसी तरह कुर्बान हों। ये आपने सुनी गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा इनकी आपने फीलिंग देखी, इनका जज्बा देखा कि एक बेटा 17 साल का शहीद किया है, इनका भांजा भी एक शहीद हुआ है भारतीय फोर्सेस की शेलिंग से, और डिटरमिन्ड हैं कि दीगर बेटे भी इस वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा है, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है, ये जज्बा है इस वतन के साथ जो इन बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। ये वालदा हमारे लिए, ये माँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, जिन्होंने एक बेटा कुर्बान किया और अपने दीगर बेटे भी कुर्बान करने के लिए ये पुरअज़्म हैं और वतन के लिए मज़ीद कुर्बानियाँ भी देने के लिए ये तैयार हैं। नाज़रीन, आज हमने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल बताई कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह की यहाँ पे सेहत की सहूलियात हैं, किस तरह लोगों के घर मुतासर हुए हैं, घरों पर गोलाबारी की है भारतीय फोर्सेस ने। और इसके अलावा हमने आपको यहाँ पे स्कूल्स की सूरत हाल बताई कि बच्चे जो हैं, तालीम का सिलसिला भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, और जिन लोगों ने नकल मकानी की है उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, और कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, वो नकल मकानी इसलिए नहीं कर सके। कई लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ के पास ना तो किराए पे घर अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही हुकूमत ने कोई ऐसे कैंप विलेजेस, टेंट विलेजेस कायम किए हैं जहाँ पे नकल मकानी करने वालों की आबादकारी हो सकती। तो अब जो डिमांड यहाँ के लोगों की, दो बड़ी डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि जो लोग इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रिहाइश पजीर हैं, जो पीछे मुंतकिल नहीं हुए, उनका ये कहना है कि उन्हें बंकर्स बना के दिए जाएँ, जो कि बंकर्स हों जहाँ पे वो अपने आप को महफूज मकामात पर रख सकें, अगर शेलिंग होती है तो अपने आप को महफूज रख सकें। कुछ लोगों ने बंकर्स खुद से भी तामीर किए हैं। और इसके अलावा दूसरी डिमांड लोगों की यह है कि नकल मकानी करने वालों के लिए जो है स्पेशल उनके लिए इंतजामात हों, टेंट विलेजेस कायम किए जाएँ। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से आज के शो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @SamarAbbas। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।